हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बडी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और हम मिलकर डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी की हिस्ट्री, जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहती है। अगर आपने कभी कोचिंग ज्वाइन की होगी तो आपको वहाँ टीचर ने ज़रूर सजेस्ट किया होगा कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। तो हम इस सीरीज में एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम चैप्टर 10 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 11 करेंगे और जल्दी हमारा ये बुक ख़त्म हो जाएगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। नोट्स बनाते जाएं, डेली का रिवाइज करते जाएं और वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में हिस्ट्री का चैप्टर 11। चैप्टर 10 हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। आप 10 चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस अलग अलग जाके देख सकते हैं और दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जो है नए साम्राज्य और राज। इसमें हम नए साम्राज्य जो कि उस टाइम पे फेमस थे और राज्य जो कि उस टाइम पे फेमस थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट्स के साथ में, जो कि है समुद्रगुप्त के बारे में। आपको मालूम होगा कि समुद्रगुप्त उस टाइम पे बहुत ही फेमस राजा थे गुप्त साम्राज्य के। हमने कल गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, आप जाके कल का वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है समुद्रगुप्त के बारे में कि उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी कविता या अभिलेख से उनके बारे में मालूम पड़ता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के बारे में किससे मालूम पड़ता है या कौन से अभिलेख से मालूम पड़ता है, तो अभिलेख का नाम था प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि वह अभिलेख इलाहाबाद के प्रयागराज में मिला है, जो कि अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया है। अशोक स्तंभ को आपको मालूम होगा कि अशोक स्तंभ से हमारी देश की जो मुद्रा है रुपये, उसमें जो अशोक का निशान है, शेर का निशान, वो लिया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और यह जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कहाँ पाई गई है? इलाहाबाद में। पूछ सकता है कि यह अभिलेख किस में लिखा गया है, तो यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे संस्कृत की शैली पूछता है तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं संस्कृत की शैली थी चंपू शैली। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम अभी जान चुके हैं कि इस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो थे वह पहले गुप्त शासक थे जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि वह पहला गुप्त शासक कौन सा था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपसे समुद्रगुप्त की माँ के बारे में पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए कुमार देवी। और यह किस गढ़ की थी? तो यह लिच्छवीगढ़ की थी। और इनके पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी। तो आपसे यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ही वह प्रथम शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत को जीता था। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि वह प्रथम शासक जिसने दक्षिण भारत को जीता, आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तथा कवि कालिदास व खगोल अर्थ आर्यभट्ट के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यह किनके दरबार में थे? आपका आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त के दरबार में, क्योंकि यह दोनों ही समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो कालिदास के बारे में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। आपसे काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, आपका आंसर होना चाहिए कालिदास। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था
और यह कौन से वंश के शासक थे? यह पुष्पभूत या वर्धन वंश के शासक थे। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। आपका आंसर होना चाहिए पुष्पभूत या वर्धन वंश। नेक्स्ट पॉइंट एक इनके बारे में भी आता है कि जो बाणभट्ट थे वह किनके दरबार में थे। आपका उत्तर होना चाहिए हर्षवर्धन के। तथा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो बाणभट्ट थे इन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी? हर्षवर्धन की। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हर्षचरित। तो ध्यान रखिएगा हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि वर्धन वंश या पुष्पभूत वंश के शासक थे। और ये जीवनी किस भाषा में लिखी है? ये भाषा में लिखी हुई है संस्कृत। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसके रहते हुए छोटे छोटे राजवंशों का उदय नहीं हो पाया था तथा उत्तर भारत के टुकड़े नहीं हुए थे, क्योंकि इनके अंत के बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उत्तर भारत पूरे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो गया। वह छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ गया, क्योंकि इनके पहले जो भी बड़े बड़े राजा होते थे और बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, लेकिन इनकी मृत्यु के साथ में ही पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। तो इस समय को ही पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। यह छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए हुए सिक्कों को देख सकते हैं, जिसमें कि वह वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वह एक कुशल शासक के साथ में अन्य गुणों को भी रखते थे, जिसमें कि एक था संगीत का गुण। उनको संगीत पसंद था और वह वीणा भी बजाते थे। इस मैप में हम उस टाइम के बड़े बड़े वंशों और बड़े बड़े साम्राज्यों को देख सकते हैं, जैसे कि प्रयाग, कन्नौज, मथुरा, थानेसर, पाटलिपुत्र या नालंदा, वल्लभी, भरूच, सातवाहन वंश था, अजंता, ऐलोक्य, चालुक्य, अमरावती, पल्लव, कांचीपुरम। आप मैप में इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला पॉइंट। आपसे एग्जाम में कई चीनी यात्रियों के बारे में भी पूछ लेते हैं कि यह चीन यात्री जो चीनी तीर्थ यात्री थे किनके दरबार में रहे। तो इसमें एक प्रमुख चीनी तीर्थ यात्री था ह्वेन-त्सांग। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तो यह किसके दरबार में रहा? यह हर्ष के दरबार में रहा। उसके बाद में पुष्पभूत वंश के बाद में जो पल्लव और चालुक्य थे, इनका दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन थे पुष्पभूत वंश के बाद, तो आपका आंसर होगा पल्लव और चालुक्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुलकेशन द्वितीय जो थे वह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। यानी कि जो पुष्पभूति जब वंश खत्म हो गया उसके बाद में पल्लव और चालुक्य वंश आया। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था पुलकेशन द्वितीय। और आपसे इसमें एक पॉइंट और पूछते हैं कि कालिदास के बारे में कि उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना थी। इसमें किसकी कहानी है? इसमें एक दुष्यंत नामक राजा की और शकुंतला नामक साधारण स्त्री की कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इस्लाम के बारे में कि 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे, इन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। कहाँ की थी? अरब में की थी। और इनके धर्म ग्रंथ का नाम क्या था? इनके धर्म ग्रंथ का नाम है कुरान। तो इस्लाम का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो कौन है? कुरान। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अरब में हुई। कब हुई? 1400 साल पहले। तो इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट थे। कल मिलते हैं हम चैप्टर 12 में। उसके बाद में आपकी ये बुक ख़त्म हो जाएगी, फिर हम शुरू करेंगे नई सीरीज। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू।